Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Ikra Amanullah and today the topic of my presentation is mitochondria. मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी शेप्स, इसके साइजेस, इसका रोल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों. So let's start. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन. The word mitochondrion comes from the Greek mitos and chondrion. Mitos का मतलब है थ्रेड यानी कि धागा एंड chondrion का मतलब है ग्रेन्यूल. ग्रेन्यूल उस चीज को कहते हैं, उस साख्त को जो दानेदार होती है. अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री पे. रिचर्ड आल्टमैन ने 19th सेंचुरी के एंड पे ऑब्जर्व किया एक स्ट्रक्चर को और उसने उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया बायोब्लास्ट का और उसने प्रिडिक्ट किया, उससे पेशन गोई की कि माइटोकॉन्ड्रिया और सेलुलर रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है. आल्टमैन ने इसको प्रिडिक्ट कर दिया. अब वारबर्ग ने 1913 में ऑब्जर्व किया कि कुछ रिस्पिरेटरी इंजाइम्स हैं जो एसोसिएट हो रहे हैं साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स के साथ. रिस्पिरेटरी इंजाइम्स कौन से इंजाइम्स? वो इंजाइम जो रिस्पिरेशन कर रहे हैं वो उन साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं जिनको रिचर्ड आल्टमैन ने बायोब्लास्ट का नाम दिया. अब बेंडा ने क्या किया, इसने 1897 में उन बायोब्लास्ट को, उन साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स को नाम दे दिया किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसको मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है और ये कहाँ पाया जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म में, ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में. यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि आप लोगों को पता है ऐसे सेल्स जिनके पास क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई मौजूद होता है. इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि इसने जनरेट करना है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यही वजह है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. जैसा कि हमारे घर में, सबके घरों में इलेक्ट्रिक मीटर्स मौजूद हैं, वहां वो एक मीटर है पूरे घर को बिजली सप्लाई कर रहा है. ये यहाँ पे एक मीटर का ही काम कर रहा है. सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर और भी इसके साथ बहुत सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, उनके अंदर रहकर ये पूरे सेल के मटेरियल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके मेन फंक्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहला फंक्शन है बायोसिंथेसिस ऑफ सेल मटेरियल. आप लोग अच्छे से जानते हैं बायोसिंथेसिस क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद इन अ सेल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दूसरा इसका मेन फंक्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा प्रोसेस जो डिफ्यूजन के उलट काम करता है. मतलब डिफ्यूजन है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, लेकिन ये उलट है, ये द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करते हैं. अब ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स. इंपल्स किसे कहते हैं? आफ्टर अ स्टिमुलेशन, जैसे स्टिमुलेट आता है नर्व इंपल्स जनरेट होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उन इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे से चौथे एंड सो ऑन, ऐसे उसको ट्रांसमिशन करता रहता है. अब ये मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया ग्रुप्ड फॉर्म में मौजूद होता है, जो म्योफिब्रिल्स के आई बैंड्स हैं मसल्स में हमारे, वहां पर ग्रुप फॉर्म में मौजूद होता है और ये क्या प्रोवाइड करता है? मोटिलिटी. पांचवा इसका जो मेन फंक्शन मैंने मेंशन किया है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स. और ये ज़्यादातर अकर होती है कि इसमें फायरफ्लाइज में, टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स में और मेरीन वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में. ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शंस. नेक्स्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि उसकी स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी किया जाता है. ये डिफ़िकल्ट टास्क है कि माइटोकॉन्ड्रिया को इन लिविंग सेल में ऑब्जर्व कर पाना. इसे कल्चर्ड मीडियम में ग्रो करवाकर या कल्चर्ड मीडियम में इसको डिस्कस किया जाता है फ्लोरेसेंट डाइस के थ्रू. इसको डाई करके, स्टेन करके हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप,
जैसे कि आप लोग जानते हैं माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जिससे हम छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते उनको देख सकते हैं। मैंने डायग्राम में जैसे यहाँ पे शो किया है, ये ग्रीन, ये स्टेन है जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है जेनस ग्रीन का। ये कोलरेट हो गया है जेनस ग्रीन कलर से, इसको यहाँ पे स्टेन किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो फ्लोरेसेंट डाइज जो है मोर सेंसिटिव होते हैं, और ये किस लिए यूज होते हैं? जो इंटैक्ट कल्चर्ड सेल होते हैं ना, जुड़े हुए कल्चर्ड सेल होते हैं आपस में, उनको आइसोलेट करने के लिए, उनको अलग थलग करने के लिए हम लोग फ्लोरेसेंट डाइज को यूज करते हैं। और जब ये डाइज दे लेते हैं तो इन डाइज के बाद हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की मेटाबॉलिक स्टडी कर लें। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करती है सेल टू सेल, एक सेल में हो सकती है, दूसरे में डिफरेंट हो सकती है, या कांस्टेंट भी हो सकती है, मोर और लेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज क्या है, शेप क्या है। और साइज और शेप दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के वेरिएबल हैं, ये वेरी करते हैं, हर सेल में डिफरेंट हो सकती हैं, किसी में लेस और मोर कांस्टेंट भी। माइटोकॉन्ड्रिया टिपिकली राउंड टू ओवल इन अ शेप, ये टिपिकली राउंड टू ओवल इन अ शेप हो सकता है, और इसकी लेंथ वेरिएबल होती है और रीचिंग कर सकती है 7 माइक्रोमीटर तक। अब शेप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। शेप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो वेरिएबल, sometime filamentous, sometime granular, sometime swell, sometime club shape, and sometime seen as filamentous. अब जो होलोड आउट माइटोकॉन्ड्रियन है, जो खोखले माइटोकॉन्ड्रियन है, वो शेप अटेन कर लेते हैं जैसे टेनिस रैकेट की होती है वैसे, और वो वेसिकुलर भी बन जाते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में भी, और ओवल क्लियर जोन भी उनका हो सकता है। नीचे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है कि कौन कौन सी ओवल शेप में हो सकते हैं, फिलामेंटियस शेप में हो सकते हैं, और इसकी शेप वेरिएबल हो सकती हैं, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद इन अ साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आमतौर पर कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यकसा तौर पर डिवाइड हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो ये कि कुछ केसेस में जो है ये अक्यूमुलेट हो रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल साइड पे, ये कुछ केसेस में ऐसा होता है। ठीक, अब ड्यूरिंग माइटोसिस क्या होता है, जहाँ पे स्पिंडल बनना होता है सेंट्रियोल से, माइटोसिस हो रही होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर नियर द स्पिंडल कंसंट्रेट फॉर्म में मौजूद होता है, और जैसे जैसे वो सेल की डिवीजन होते जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहाँ पे जो फंक्शन रोल प्ले करता है वो है एनर्जी सप्लायर का। वहाँ पे ये एनर्जी सप्लायर होता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग माइटोसिस। फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स कि ये मौजूद होता है सेल में, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और कुछ फैक्ट्स होते हैं कि ये फ्रीली भी मूव कर सकता है और वहाँ जा सकता है जहाँ पे एनर्जी को ज़रूरत है, और किसी जगह पे ये फिक्स भी हो सकता है, जैसा कि मियोफिब्रल्स, आई बैंड ऑफ मियोफिब्रल्स, हमारे मसल्स के आई बैंड्स, उनके गिर्द इसने, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रिंग्स की फॉर्म में ग्रुप्ड होता है, और वहाँ पे इसने बसेरा किया होता है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, नेक्स्ट ये कुछ डायग्राम्स हैं सेल्स की जिसमें शो किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको यहाँ शो किया गया। रेड और शो कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स हैं। नीचे वाले डायग्राम में भी इसी तरह के कुछ शो किया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, न्यूक्लियस को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को, एंड राइबोसोम्स को। एंड ये मेन डायग्राम ये लेबलिंग के साथ है। ये देखिए एक सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो पिंक के शेड में मौजूद हैं ये लाइजोसोम्स हैं, और ये जो फ्लैट शेप में नज़र आ रहा है हमको माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे न्यूक्लियस के एक साइड पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एक साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। ये जो बारीक बारीक ब्लू ब्लू साइटोप्लाज्म में जगह जगह बिखरे हुए दाने नज़र आ रहे हैं हमें, वो क्या है? वो है राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम्स हैं। और यहाँ पे ये जो फिलामेंटियस फॉर्म में ब्लू कलर में नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है क्या? माइक्रोट्यूब्यूल।
और ये सारे ऑर्गेनेल्स जिस फ्लूइड में प्रेजेंट हैं उसको क्या नाम दिया गया है? साइटोप्लाज्म का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हमने साइज और शेप की बात की है, अब हम नंबर पे आते हैं। अब इसके नंबर वेरी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या है सेल की। उस हिसाब से उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। किसी में सिंगल भी हो सकते हैं और किसी में 1000 ऑफ द ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकता है। अब इन लिवर सेल की बात हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्स्टिट्यूट 30 to 35% ऑफ टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ अ सेल। ये नीचे डायग्राम है लिवर सेल की, जिसको फ्लोरेसेंट डाइस के बाद डिस्प्ले किया गया है। नेक्स्ट, किडनी की बात हो रही है, लिवर सेल्स की, ओसाइड की और ग्रीन प्लांट्स की। किडनी में 20% है और डायग्राम में शो भी किया गया है इसके बारे में। और नॉर्मल लिवर सेल में 100 to 600 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। और ओसाइड, आप लोगों को पता है कि ओसाइड कहते हैं एक सेल को, कंटेन करता है मैनी इज 1 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है, ये न्यूक्लियर डीएनए है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, ये एक सेल है। और प्लांट की बात करें अगर हम लोग, तो ग्रीन प्लांट्स में फीवर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं देन एनिमल सेल में। प्लांट सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनिमल सेल की निस्बत। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि डायग्राम में भी आप लोगों को शो हो रहा है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन, वाजे और इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी वगैरह। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक है मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उसने पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द सराउंड किया हुआ है और 6 नैनोमीटर तक थिक हो सकती है ये। और ये इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डिंग्स बना रही है और उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन ये जो फोल्ड्स बना रही है, इन फोल्ड्स को नाम दिया गया है क्रिस्टिका। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने मेंशन किया है। और इसके ऊपर फ्रीली स्मॉल राइबोसोम्स और सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है, और वो नेक्स्ट डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। ये थी जी स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम लोग रोल पढ़ेंगे F1 पार्टिकल का। अब ये जो क्रिस्टी है इसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग F1 पार्टिकल्स, जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, वो उस फोल्डिंग को क्रिस्टी का नाम दिया गया है। और उसके ऊपर मैंने ये येलो से जो हेड और बेस के साथ बनाई हुई स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया है F1 पार्टिकल का। ये यहाँ पे हेड रीजन है, पेडिसल रीजन है और इसका बेस रीजन है। सबसे ऊपर हेड, दरमियान वाला पेडिसल और नीचे वाला बेस रीजन। इसका काम क्या होता है कि ये इसके पास इंजाइम होता है, एटीपेज इंजाइम्स, जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन में। हम लोग अब इसको रीड कर लेते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया इज अलाउड टू स्वेल देन द इनर माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी रेफर्ड बाय पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया है F1 पार्टिकल्स, और इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अब पार्टिकल्स का साइज बताया हुआ है, कितने साइज के हो सकते हैं, 8.5 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। और इनके नंबर भी वेरी करते हैं, किसी में 10 है, किसी में 10/1 माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट हो सकते हैं। और इन पार्टिकल्स के पास स्पेशल एटीपेज एंजाइम होता है जो इन्वॉल्व होता है इन द कपलिंग रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरिलेशन। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टी की। क्रिस्टी क्या है? इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को हम लोग कह रहे हैं क्रिस्टी। ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप में हम लोग इसे कह रहे हैं ये फ्लैट में भी हो सकती है, रिबन के फॉर्म में भी हो सकती है, शीट के फॉर्म में भी हो सकती है, और बंडल और राउंडेड भी हो सकती है। सेकंड में हम लोग कह रहे हैं इसके टाइप में ये वेसिकुलर क्रिस्टी भी हो सकती है, बबल की फॉर्म में भी हो सकती है और सैक लाइक भी हो सकती है। और थर्ड में हम लोग कह रहे हैं कि ये ट्यूबुलर भी हो सकती है। डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये स्फेरिकल क्रिस्टी है, ये इसकी सेंट्रल स्पेस स्फेरिकल क्रिस्टी, या आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे सैक लाइक माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है ये, और यहाँ पे क्रिस्टी डिफरेंट सेल्स में, ये किडनी के, ये लीवर के सेल्स में, ये किडनी के सेल्स में, ये नर्व के सेल्स में यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। ये तो हो गई टाइप ऑफ क्रिस्टी। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का रोल पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू इट्स रोल इन सेलुलर रिस्पिरेशन। जो किसने, वारबर्ग ने और अल्टमैन ने कहा, जो ऑब्जर्व किया कि
माइटोकॉन्ड्रिया और रिस्पिरेटरी एंजाइम्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है। सो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेलुलर रिस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है। ये है जी स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। 3 स्टेजेस हैं इसकी। ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरी स्टेज है इसकी क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेज है इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम नेक्स्ट इन तीनों स्टेजेस को अलग-अलग से डिफाइन करेंगे। स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी एंजाइम्स के थ्रू और वो रिलीज करेंगी क्या? एनर्जी और पायरुविक एसिड को। और ये ग्लाइकोलाइसिस मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को लिंक्ड कर दें ऑक्सीजन को यूज करते हुए एंजाइम्स के साथ, तो मोर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज की और मोर पॉसिबिलिटी है कि मोर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सके। अब नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल है, सेकंड स्टेज। जो एनर्जी प्रोड्यूस की है ग्लाइकोलाइसिस ने, क्रेब्स साइकिल का काम है कि उस एनर्जी को अब उसने जनरेट करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में आप लोग जानते हैं एंड रेस्पिरेशन की टाइप्स के बारे में भी जानते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। सो ये जनरेट करता है एनर्जी को एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान और ये टेक प्लेस हो रहा है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में यूज करता जाएगा ऑक्सीजन को, प्रोड्यूस करता जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को एज आ वेस्ट प्रोडक्ट और एडीपी को कन्वर्ट कर देगा एनर्जी रिच एटीपी में। ये थी सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो क्या है? वो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन है जो ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू आ मेम्ब्रेन। इसके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट मौजूद होते हैं, एक उस मेम्ब्रेन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है, उन ग्रेडियंट्स में से गुजारती है और वो प्रोटॉन क्या करते हैं? वो ड्राइव करते हैं द क्रिएशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम जो तीनों स्टेजेस हैं उनके स्टेप को डिस्कस करेंगे। ये स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हैं। ग्लाइकोलाइसिस बनेगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम करके ग्लूकोज है। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, हेक्सोकाइनेज काम करेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा। एटीपी से एक एडीपी और हाइड्रोजन एटम निकलेगा वहां से। फिर नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो फास्फो ग्लूको आइसोमेरेस होगा। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब बनेगा तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो होगा फास्फो फ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ से भी एक एटीपी से एक एडीपी और एक हाइड्रोजन एटम बनेगा। ठीक, ऐसे ही 8 एंजाइम्स काम करेंगे और एनर्जी को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, फिर 2,1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2,2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोफिनोल पायरावेट और 2 पायरावेट और लास्ट पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स। 8 एंजाइम्स के काम करेंगे। यहाँ से वाटर रिलीज होगा, एडीपी से एटीपी बनेगी और ये ऐसा प्रोसेस होगा जिससे हमें क्या मिलेगी? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करके हम लोग एनर्जी को हासिल करेंगे और नेक्स्ट उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो होगा क्रेब्स साइकिल का। ये देखें सबसे ऊपर एसिटाइल कोएंजाइम है, ये क्या किया है इसने? ये यहाँ पे प्रोसेस खत्म हुआ था ग्लाइकोलाइसिस का। अब नेक्स्ट देखिए आप प्रोसेस कौन सा स्टार्ट हो गया? क्रेब्स साइकिल का। सिट्रिक एसिड बना है, आइसोसिट्रिक एसिड बना है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है NAD से NADH। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनेगा और FAD से FADH2 पे कन्वर्ट होगा और यहाँ पे जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा तो ADP से ATP कन्वर्ट होगा। यहाँ पे फ्यूमारेट में वाटर ऐड होगा और मैलेट बनेगा और एक्सैलो एसीटेट और NAD से NADH और दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। नेक्स्ट प्रोसेस जिसे हम लोगों ने कहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये चूंकि देखिए आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर प्रोटॉन ग्रेडियंट मौजूद है और ये अंदर जो स्पेस है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
और ये सारा काम किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। और ये इंटरमेम्ब्रेन पे आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ग्रेडियंट मौजूद हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और लास्ट पे एटीपी सिंथेस मौजूद है और जहाँ से एटीपी की सिंथेसिस का अमल हो रहा है। ये थे हम लोगों ने 3 प्रोसेस डिस्कस किए। ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है क्रेब्स साइकिल, उसको जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन करवा रहा है इलेक्ट्रॉन की थ्रू आ मेम्ब्रेन। ये था सेलुलर रिस्पिरेशन तक उसका रोल। नेक्स्ट, अब माइटोकॉन्ड्रिया को एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, ऑटो का मतलब होता है खुद। ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास अपना डीएनए आरएनए मौजूद हो सकता है, जो खुद से रेप्लिकेट हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन खुद से कर सकते हैं, उन ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। So possess its own DNA, RNA and ribosomes capable of replication, transcription and synthesis of its own structural protein. और जेनेटिक कोड इसका डिफरेंट होता है यूनिवर्सल कोड से। और आरएनए रेजिस्टेंट होता है टू एक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक राइबोन्यूक्लियेज। टाइम ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए। और फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंट्रोल बाय टू सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर डीएनए। नेक्स्ट, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स ऐसे ऑर्गेनेल्स जो कंटेन करते हैं देयर ओन डीएनए एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, सो उनको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस। और ऐसे ऑर्गेनेल्स जो पोजेस करते हैं अपने राइबोसोम्स, उनको नाम दिया जाता है माइटोराइबोसोम। ये मैंने डायग्राम में डिफाइन किया है, ये देखिए माइटोराइबोसोम्स। और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके पास अपना ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए मौजूद है। सो इसको इसलिए नाम दिया गया है क्या? ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का। नेक्स्ट, ये लास्ट फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें हमने जितना भी पढ़ लिया है उसकी समरी समझ लें आप लोग इस डायग्राम में। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये पॉरिन्स हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन के पास क्या मौजूद होते हैं? पॉरिन्स मौजूद होते हैं। सेकंड पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, वो कौन कौन सी? इंट्रा और पेरिफेरल। इंट्रा क्रिस्टल स्पेस और पेरिफेरल स्पेस। जो अंदर वाली है वो इंट्रा क्रिस्टल है और जो बाहर वाली है वो पेरिफेरल है। थर्ड पे यहाँ पे आ गया है लेमिलाए, और लेमिलाए में प्रेजेंट है क्रिस्टी, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टल मेम्ब्रेन, इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन। ये थर्ड स्टेप है। चौथा स्टेप, ये जो आपको धागा नुमा साख्त दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा गया है। पांचवें पे ये जो वाइट ग्रेन्यूल नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इसको मैट्रिक्स ग्रेन्यूल कहा गया है। और ये जो आपको पर्पलिश शेड दे रहे हैं, रेड सा शेड दे रहे हैं, इनको राइबोसोम्स का नाम दिया गया है। और 7 पे एटीपी सिंथेसिस हो रही है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। होप्स हो कि आप सबको समझ आया होगा, एंड दुआओं में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। थैंक यू।